जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10वीं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं लगातार ये इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। जो आपका रासायनिक रिएक्शन होता है इसमें कह रहा है कि किस प्रकार से उत्पाद और अभिकारक लिखे होते हैं। तो उत्तर आपका क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर, ये जो आपका बनता है ये बाईं ओर ये अभिकारक होता है, और जो दाईं ओर जो आपका प्रोडक्ट होता है इसे उत्पाद कहते हैं वो आपका दाईं ओर होता है। बीच में तीर लगा दिया जाता है। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अभिकारक में NaC+Cl, तो यानी कि दो हो गए तो बीच में प्लस लगाया जाता है। तो यही बेसिकली कह रहा है। अब देखिए उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा गया है तथा इनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अगर ये उत्पाद एक से अधिक है तो इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के मध्य एक तीर लगाया जाता है जिसकी दशा उत्पादकों की ओर होती है। देखिए अगर कोई यहाँ अभिकारक लिखा है यहाँ उत्पाद है तो बीच में आपका तीर लगता है और तीर का जो सिर होता है वह उत्पाद की ओर होता है। यही कह रहा है ये। आगे चलते हैं। आगे आपका लिखा है जिसकी दशा उत्पादकों की ओर होती है। यह तीर अभिक्रिया में दिशा का बोध करता है कि ये था और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, इससे ये बन गया। बेसिकली यही तीर का कार्य होता है कि क्या था और क्या बन गया। तो आपने समझा कि अगर ये दाईं ओर लिखे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा कि अभिकारक दाईं ओर लिखे जाते हैं और उत्पाद बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। बेसिकली यही आपका रासायनिक समीकरण में उत्पाद और अभिकारक के कुछ कार्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जो आपका संतुलित होता है रासायनिक समीकरण, उस समीकरण को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कौन सा आपका समीकरण होता है। तो आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक तथा उससे प्राप्त उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित समान होता है। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक और उत्पाद दोनों भाग लेते हैं और उनके मध्य परमाणुओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, ये बराबर होती है, संतुलित होती है। तो आप ये बराबर होती है तो जो आपका समीकरण होता है वो संतुलित समीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अपचयन और अपचयन क्या है, या फिर आपका ऐसे भी पूछ लेता है कि उपचयन और अपचयन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करता है उपचयन कहलाता है, और वह अभिक्रिया जिसमें एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है अपचयन कहलाता है। ठीक है, बेसिकली क्या है आपका कि एक स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, निकाल रहा है, तो आपका उपचयन कहलाता है, और एक स्पीसीज आपका इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है यानी कि ले लेता है तो वह अपचयन कहलाता है। यही कह रहा था। आगे देखते हैं उपचायक और अपचायक किसे कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है। उपचयित का अर्थ क्या है, यही उपचयन हो रहा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज निकाल दे रहा है, वह उपचायक कहलाता है। और अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित कर दे रहा है यानी कि आपका एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्राप्त कर ले रहा है, तो ऐसी दशा में आपका अपचायक होता है, और अगर एक उपचयित कर देता है तो आपका उपचायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न है कि वायु में जलने के पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। अगर वायु में जलाया था मैग्नीशियम रिबन को तो उससे पहले इसे क्यों साफ किया जाता है। तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। आप जानते हैं कि उसकी सतह पर मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत होती है। ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन मतलब जलने से पूर्व रेगमार्ग से रगड़कर साफ किया था। इसे आप क्वेश्चन बना सकता है कि जो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को कहाँ साफ किया जाता है, किस पर साफ किया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, रेगमार्ग पर साफ किया जाता है। रेगमार्ग पर रगड़ने से जो ऑक्साइड की परत होती है ये गिर जाती है और आपका मैग्नीशियम रिबन
जलने लगता है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या डार्बेराइन के त्रिक न्यूलैंडस के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके बताइए। जो कह रहा है कि जो डार्बेराइन ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था कि पहले और तीसरे परमाणु का जो योग होगा, परमाणुओं की संख्या होगी, वो दूसरे परमाणु भार के संख्या के बराबर होगी, ये डार्बेराइन ने कहा था। और न्यूलैंडस ने अपना अष्टक नियम दिया था कि हर आठवां तत्व जो है ये एक जो गुण होते हैं ये दोनों समान होते हैं एक से इन्होंने कहा था ना सारे गामा पा, तो आठ आठ इनका अष्टक नियम था और डार्बेराइन का त्रिक नियम। तो कह रहा है कि इसमें बताइए कि तुलना करके बताइए कि समानता है कि नहीं। तो हाँ, कह रहा है कि डार्बेराइन के त्रिक न्यूलैंडस के अष्टक नियम में भी पाए जाते हैं, अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं इसे, उदाहरण लिखेंगे तो आपका ज्यादा एग्जामिनर पर इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डार्बेराइन के त्रिक हैं, तीन तत्व हैं यानी कि त्रिक बन गया एक का, दो रहता तो जोड़ा। तो जो डार्बेराइन थे इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, तो त्रिक में आपका लिथियम और सोडियम पोटेशियम त्रिक है। जो न्यूलैंडस के अष्टक के रे, इन्होंने कहा था सा रे गा मा पा द नी सा, तो जो रे वाला स्तंभ था यही लिथियम और सोडियम पोटेशियम का था। तो कहीं ना कहीं डार्बेराइन का जो त्रिक सिद्धांत था न्यूलैंडस के स्तंभ में आपका आता था। तो इस तरीके से आप लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसमें कि डार्बेराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी। जो डार्बेराइन ने वर्गीकरण किया था, तत्वों को बांटा था, उनकी क्या सीमाएं थी। तो आप दो सीमाएं लिख देंगे अगर आपका 2 नंबर में पूछता है और अधिक मात्रा में पूछता है यानी कि आपका 3 नंबर 5 नंबर में पूछता है तो आप इसे बढ़ाकर लिखेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि उस समय सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक डार्बेराइन के त्रिक आधार पर नहीं हो सका था। जो उस समय के तत्व थे, क्योंकि डार्बेराइन ने जब त्रिक बनाया तो बहुत ज़्यादा तत्व नहीं थे, आज के समय में 118 तत्व, उस समय लगभग 60 तत्व थे। तो लेकिन फिर भी सारे तत्वों का जो त्रिक सिद्धांत था, त्रिक वाला नियम कि पहला और दूसरा अगर इन दोनों के परमाणु भारों को जोड़ते हैं और उनमें 2 से भाग करते हैं तो जो आपका बीच वाला तत्व है इसका परमाणु भार बराबर होता है दोनों तत्वों के। तो ये उनका त्रिक था, लेकिन तब भी उन्होंने सारे तत्वों का इस आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाए। दूसरा आपका इनका क्या पॉइंट है कि डार्बेराइन केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके और यही कारण था कि डार्बेराइन की त्रिक सिद्धांत की मान्यता नहीं प्राप्त हुई। डार्बेराइन केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान पाए थे और आज के रेट में कितने स्तंभ है, 8 हैं और 10 हैं आपके। तो इसका मतलब कि उस समय वो नहीं समझ पाए थे, इसलिए इनका जो सिद्धांत था मान्य नहीं हुआ। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें से कि न्यूलैंडस के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। जो न्यूलैंडस ने अष्टम नियम दिया था अपना, उनकी क्या सीमाएं थी। तो देखिए यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भारों वाले तत्वों को वर्गीकरण कर पाता था। ये केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को केवल वर्गीकृत कर पाता था। इसके बाद 8वां तत्व प्रथम तत्व से समानता प्रदर्शित नहीं करता था। जो इसके बाद 8वां तत्व था जो प्रथम तत्व से समानता प्रदर्शित नहीं करता था। मान लीजिए N है, यहाँ Cl है, तो ये दोनों आपस में समानता प्रदर्शित नहीं करते थे। दूसरा इनका पॉइंट क्या है कि न्यूलैंडस ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव हैं। उन्होंने माना कि अब इससे आगे तत्व नहीं बनेंगे, केवल 56 ही तत्व अभी तक बने हैं और बनेंगे। लेकिन ये क्या था, गलत था, क्योंकि जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें भी स्थान छोड़ा गया है कि भविष्य में खोज होंगे और भी तत्व आएंगे। तो ये इनका गलत था कि केवल 56 ही तत्व हैं और रहेंगे, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं हो सकता। इनका दूसरा था सीमा की न्यूलैंडस ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव, उस समय केवल 56 तत्व थे, इतना ही संभव, अन्य तत्व का आविष्कार नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा था। तीसरा इन्होंने कहा था कि न्यूलैंडस के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुण में समानता नहीं पाई जाती है। इन्होंने कहा कि जो न्यूलैंडस के अष्टक नियम है, इनमें जो कुछ तत्व हैं ये इनके गुण में सामान्यता नहीं पाई जाती है, सारे तत्वों के गुण में सामान्यता नहीं पाई जाती है, इन्होंने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है कि आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 2011, 13, 15, 16, 19 इतने सारे सालों में पूछा गया प्रश्न है। तो आप क्या लिखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इससे आपने क्या समझा कि जो पहले क्या होता था, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल बना है, इससे पहले क्या लेते थे लोग, यानी कि न्यूलैंडस और फिर उसके बाद आपका जितने भी वैज्ञानिक थे, ये क्या करते थे, सीधा परमाणु भार के हिसाब से उसमें भरना चालू करते थे पीरियड टेबल में। लेकिन ये गलत था। जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या है कि ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से लिया गया है, तभी ये ज़्यादा बेटर हो सका उनसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में यह प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान करना है, यानी कि पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड का, कार्बन का तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड, और SI यानी कि सिल्वर का सिल्वर ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपका इजी क्वेश्चन था। चलिए आज हमने लगभग 10 प्रश्न आपके कवर किए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे हों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन आपको अगर लगे हों तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार और कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।